guys, how are you? Well, I welcome you all on our official YouTube channel. I'm Aditya Kumar Goswami and I am welcoming you on our official YouTube channel Mool Mantra, the key to your success. So रोज की तरह गाइज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास। उसके साथ होती है वोकैब और साथ ही साथ होती है आपकी जो है क्विज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपको अपने घर से तो निकलना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप सोचो कि घर पे बैठे बैठे ही या फिर अगर आप कुछ ना करो तो भी सारी चीज़ें हो जाए, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, है ना। तो इसलिए इस मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि लाइफ में अगर कुछ करना है, हमें कुछ हासिल करना है, कुछ जो है सफलता पानी है, सक्सेस पानी है, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल पे। देखो बेसिकली हमारा जो एडिटोरियल है भाई, वो किस चीज़ पे है वो हम देख लेते हैं। पुलवामा अटैक के बारे में है। एन एयर टाइट केस ऑन पुलवामा अटैक केस चार्ज शीट, यानी कि एक एयर टाइट केस है। ये पूरी तरीके से कह सकते हो कि एक जो है एयर टाइट का मतलब क्या होता है, अवरुद्ध। ठीक है ना, जिसमें से कोई इंफॉर्मेशन बाहर ना लीक हो। कहने का मतलब ये ऐसा केस है जिसमें से कोई इंफॉर्मेशन ना बाहर लीक हो रही है, ना अंदर से बाहर कोई चीज आ रही है। ठीक है ना, बिल्कुल एयर टाइट केस है। ठीक है, और ऑन पुलवामा अटैक केस चार्जशीट, ये पुलवामा अटैक केस चार्जशीट जो है उसके बारे में चीजें हैं। ठीक है, चलो तो इससे पहले हम आएंगे आर्टिकल पे। चलो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देख लेते हैं। ठीक है ना, आज की वोकैबुलरी देखो यहाँ पे लिखी हुई है, 29 अगस्त की वोकैबुलरी है, ये देख रहे हो आप। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं आगे। सबसे पहला वर्ड देखो बच्चे क्या है यहाँ पे, सबसे पहला वर्ड है एयर टाइट। एयर टाइट का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है इम्परमिएबल, यानी कि परमिएट ना किया जा सके जिस चीज को। ठीक है, या फिर मीनिंग समझ सकते हो उसकी, हैविंग नो नोटिसेबल वीकनेस। यहाँ पे वीकनेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, WEA होता है। ठीक है ना, WEAK NESS होगा। ठीक है ना, चलो ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। चलो उसके बाद है आपके पास डास्टार्डली। डास्टार्डली एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है विकेड, क्रूअल, कावर्डली, फिंडिश। फिंडिश का मतलब, फींड का मतलब होता है दैत्य, तो दैत्य के जैसा कह सकते हो। या हीनियस, जिसको बहुत ही भद्दा, बहुत ही गलत जो है, जघन्य जिसको कहते हैं, हीनियस का मतलब होता है नीचतापूर्ण या कायरतापूर्ण। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कन्वॉय। ठीक है, कन्वॉय है आपके पास। कन्वॉय का मतलब देखो क्या होता है, कन्वॉय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स होता है जो साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे गाड़ियों का जो काफिला होता है ना, उसे हम कन्वॉय कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आपके पास है पीस टुगेदर। ठीक है, पीस टुगेदर आपके पास है। पीस टुगेदर का मतलब क्या होता है, चीजों को एक साथ रखना। ठीक है ना, पीसेस जैसे मान लो अलग अलग हो गए हैं, उनको एक साथ रखना ताकि किसी इंफॉर्मेशन को हम निकाल सके। ठीक है, जानकारी जुटा सके, उसे हम कहते हैं पीस टुगेदर करना। ठीक है, उसके बाद आपके पास है मिनटिया। मिनटिया का मतलब क्या होता है, स्मॉल डिटेल्स या सटलिटीज, यानी कि छोटी छोटी जानकारियां या सूचनाएं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले यहां पे अब नेक्स्ट पेज पे आपको वर्ड दिख रहा है, देखो यहां पे कोने में, पेनस्टेकिंग। पेनस्टेकिंग का मतलब क्या होता है, कह सकते हो एसिडस या रिगरस। रिगरस वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है ना, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा एफर्ट जिस चीज में जरूरत होती है। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं पेनस्टेकिंग। ठीक है, उसके बाद आपके पास है परपिट्रेटर। परपिट्रेटर का मतलब क्या होता है, ऑफेंडर या कल्प्रिट होता है। ठीक है, जैसे कि जो व्यक्ति इन्वॉल्व हो क्राइम में, ठीक है, उसे परपिट्रेटर या दोषी कहते हैं। फिर आपके पास है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है, नाउन के तौर पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है सर्वे या ऑब्जर्वेशन। लेकिन मिलिट्री ऑब्जर्वेशन या सर्वे की जब हम बात कर रहे हो तब उसको हम कहते हैं, ठीक है, रिकॉनेसेंस। यानी मिलिट्री ऑब्जर्वेशन
ऑफ अ प्लेस टू लोकेट द एनिमी, ठीक है, यानी एनिमी को लोकेट करने के लिए मिलिट्री ऑब्जर्वेशन किसी प्लेस का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉनेसेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आपका है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रीन का मतलब देखो क्या होता है बच्चे, डॉक्ट्रीन का मतलब होता है मत, कोई विशेष मत, ठीक है ना। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है? मत आरोपण, यानी कि किसी विशेष मत को, आइडिया को किसी के दिमाग में बैठा देना, इसे हम कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, यानी परसॉजन या ब्रेन वॉशिंग भी कह सकते हो, यानी कि टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट सर्टेन बिलीव्स, किसी को सर्टेन बिलीव्स जो है एक्सेप्ट करने के लिए उसको मना लेना, उसे हम क्या कहेंगे? इंडोक्ट्रिनेशन कहेंगे। उसके बाद आपके पास है प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है परचेज करना या ऑब्टेन करना, तो ऑब्टेन विद डिफिकल्टी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, खरीदना या प्राप्त करना हिंदी में कहते हैं हम इसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे जो है आपका है फोरेंसिक। फोरेंसिक का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, जिसकी मीनिंग होती है रिलेटेड टू साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग क्राइम, यानी कि क्राइम को सॉल्व करने के, केस को सॉल्व करने का जो साइंटिफिक मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोरेंसिक कहते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद है बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब क्या होता है? शैटर्ड या डैमेज या डिमोलिश्ड या रैक्ड, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, जिसकी मीनिंग आप समझ सकते हो पूरा एक डेफिनेशन के साथ। डैमेज्ड या आउट ऑफ शेप जो चीज होती है उसे हम कहते हैं बैटर्ड, यानी कि चकनाचूर या टूटा फूटा, ठीक है। फिर आपके पास है अमंग अदर्स, फ्रेज के तौर पे यूज होता है। तो इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? अमंग अदर्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा, यानी बाकी चीजों के अलावा, ठीक है ना। फिर आपके पास है रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, तो जिसका मतलब होता है रिवेंजफुल, यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिजायर फॉर रिवेंज, ठीक है। रिटेलिएटरी मतलब बदले का या बदले स्वरूप, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन नाउन के तौर पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है कोलैप्स या माल फंक्शन, यानी कि ठीक तरीके से काम ना करना। द फेलियर और एंड ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का फेलियर या अंत हो जाना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे आपके पास है डेटेरियोरेशन। डेटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन, डिसे या कोलैप्स कह सकते हो, ठीक है ना, यानी कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्स, यानी कि धीरे धीरे जो खराब होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेटेरियोरेशन कहते हैं, ठीक है, गिरावट या खराबी। फिर उसके बाद है आपके पास डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब क्या होता है भाई? डीप स्टेट का मतलब देखो समझने वाली बात है, एक फ्रेज किसको हम डीप स्टेट कहते हैं? एक क्लैंडस्टाइन नेटवर्क होता है जिस स्टेट में, यानी कि एक गुप्त नेटवर्क होता है जिस स्टेट में, जो कि क्या करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंट्रोल करता है बिहाइंड द सीन। जैसे कि पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, जो है हमारा एक नेबर है, उसके यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे सरकार तो होती है, लेकिन वहां पे नीतियां कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल होती हैं वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और वहां की जो सेना है, वहां की जो टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह सकते हो, जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ तो इंडिया की है, ISI जो है, उसके द्वारा जो है नीतियां वहां पे कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव या फिर डेलीगेट, ठीक है, प्रतिनिधि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। उसके बाद आपके पास है वेन। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है डिमिनिश, डिसअपीयर या फिर डिक्लाइन, यानी कि पतन होना, ठीक है। फिर आपके पास है एलियनेशन, जिसका मतलब होता है डिटैचमेंट, ठीक है। एस्ट्रेंजमेंट, एलियन वर्ड सुना है ना आपने? एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब जो उस प्लेस को बिलोंग ना करता हो, तो एलियनेशन का मतलब कि उस प्लेस को बिलोंग ना करने की जो प्रोसेस होती है। कहने का मतलब कि हम यहां पे रहें लेकिन अपने आसपास के लोगों से कोई मतलब ना रखें, अलगाव की स्थिति जो एक होती है ना, समाज से विलगाव की, अलगाव की जो स्थिति होती है, उसे हम कहते हैं एलियनेशन, ठीक है। अ फीलिंग दैट यू हैव नो कनेक्शन विद द पीपल अराउंड यू, ठीक है ना। चलो उसके बाद आपके पास है भाई हॉलो आउट। हॉलो आउट का मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू रिमूव द इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज को खोखला कर देना, ठीक है, इनसाइड पार्ट को हटा देना, खत्म कर देना। फिर उसके बाद है भाई बाइफर्केशन, जिसका मतलब होता है ब्रांचिंग या डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। फिर आपके पास है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब क्या होता है? डिटेंशन का मतलब होता है कस्टडी, इंप्रिजनमेंट या कन्फाइनमेंट कह सकते हो, ठीक है ना। नजरबंदी, नजरबंदी को इंग्लिश में कहते हैं हम डिटेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद है स्कोर्स ऑफ। स्कोर्स ऑफ एडजेक्टिव के तौर पे अगर यूज हुआ है तो उसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, ठीक है। और एंटेल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू इन्वॉल्व, ठीक है, यानी कि शामिल होना, ठीक है, इन्वॉल्व करती है। एंटेल करने का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, ठीक है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हमारी, ठीक है।
और अब हम चलते हैं सीधे अपने जो हमारा आर्टिकल है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या चीजें उसमें दी गई थी। चलो यहां पे देखो लिखा हुआ भाई, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि फर्दर क्लैरिटी इमर्जेस ऑन जेईएम्स एंड पाकिस्तान रोल इन पुलवामा अटैक्स, यानी कि फर्दर क्लैरिटी जो है वो इमर्ज हो रही है, वो सामने निकल के आ रही है जेईएम और पाकिस्तान के रोल के बारे में पुलवामा अटैक में। ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं। देखो लिखा हुआ है, अ ईयर एंड हाफ आफ्टर द डास्टर्डली टेरर अटैक ऑन अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कन्वॉय इन पुलवामा दैट किल्ड 40 पर्सनल, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज filed a charge sheet against 19 people including Maulana Masood Azhar, the leader of the terrorist group Jaish-e-Mohammed, for planning the attack। यानी कि देखो कहने का मतलब है कि लगभग 1.5 साल के बाद जो कायरतापूर्ण अटैक किया गया था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कन्वॉय पे, उनके काफिले पे पुलवामा में, जिसमें कि 40 जो हमारे पर्सनल थे उनकी मौत हो गई थी, तो उसके बाद उसके 1.5 साल के बाद लगभग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इंडिया की, उसने 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जो है वो दायर कर दी है, और उसमें मौलाना मसूद अजहर भी है जो कि जेईएम यानी कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है, जो उसका लीडर है। Considering the difficulties in piecing together the minutia in the case, the agency's painstaking efforts must be acknowledged। यानी कि अगर हम कंसीडर करें जो painstaking effort है इस ऑर्गेनाइजेशन के, एनआईए के, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि श्रम साध्य, बहुत ही मुश्किल से किया गया जो एफर्ट है, छोटी छोटी डिटेल्स के केस के जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको इकट्ठा करने में, तो उनके एफर्ट को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर आगे देखो, द आइडेंटिटी ऑफ द की परपेट्रेटर्स वाज नेवर इन डाउट आफ्टर द जेईएम क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी इमीडिएटली आफ्टर द अटैक इन फरवरी 2019। यानी कि जो की परपेट्रेटर्स हैं, जो मुख्य जो आरोपी हैं, उनकी उन्होंने जो रिस्पांसिबिलिटी ले ली थी, जेईएम ने रिस्पांसिबिलिटी जो ले ली थी अटैक के तुरंत बाद, तो की परपेट्रेटर्स का जो आइडेंटिटी है वो तो कभी भी डाउट में नहीं था। आगे देखो लिखा हुआ है, द चार्जशीट डिटेल्स द रोल ऑफ जेईएम्स हैंडलर्स एंड इट्स सोशल एसोसिएट्स इन कश्मीर एंड हाउ द अटैक वाज इन वर्क्स सिंस 2016। देखो चार्जशीट में क्या क्या चीजें हैं कि जेईएम हैंडलर्स जो हैं, जेईएम को हैंडल करने वाले, जैश-ए-मोहम्मद को हैंडल करने वाले, उनका क्या रोल था, जो लोकल एसोसिएट थे कश्मीर में उनका जो रोल है, और ये अटैक जो है वो कैसे इन वर्क था 2016 से, यानी कि 2016 से ही कैसे इसको प्लान किया जा रहा था, इसके बारे में पूरी चार्जशीट है। The JEM's role was in reconnaissance training and indoctrination, but the group could not have procured and transported the high-intensity explosive without the involvement of the Pakistani security establishment। यानी कि देखो कहा जा रहा है कि JEM का रोल रिकॉनेसेंस में हो सकता है, यानी कि प्लेस की रेकी लेने में कह सकते हो, वहां पे ऑब्जर्वेशन करने में, ठीक है ना, उसमें रोल उसका हो सकता है कि ट्रेनिंग में उसका रोल हो, टेररिस्ट को ट्रेन करने में, या फिर इंडोक्ट्रिनेशन में, यानी कि ब्रेन वॉशिंग जो उनकी होती है पहले, ये सारे काम करने से पहले उसमें उनका रोल हो सकता है। लेकिन जो हाई इंटेंसिटी के एक्सप्लोसिव जो वहां पे लाए गए थे, वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता। द चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द फोरेंसिक एविडेंस, डीएनए एनालिसिस ऑफ द रिमेन्स ऑफ द सुसाइड बॉम्बर, आईपी एड्रेस ट्रैकिंग ऑफ द वीडियो रिलीज्ड बाय जेईएम क्लेमिंग रिस्पांसिबिलिटी, examination of the battered vehicle that carried the explosive among others, therefore makes a thorough claim on JEM's and Pakistan's role in the attack। यानी कि देखो कहा जा रहा है कि जो चार्जशीट की इन्वेस्टिगेशन है, जो कि फॉरेंसिक एविडेंस पे बेस्ड है, जिसमें कि डीएनए एनालिसिस किया गया था जो सुसाइड बॉम्बर था उसका, या फिर जो वीडियो जेईएम ने जारी किया था उसका आईपी एड्रेस ट्रैक किया गया था, या फिर जो बैटर्ड व्हीकल है उसको अब जांच किया गया है, ठीक है, अन्य चीजों के साथ साथ, तो ये मिला है कि जेईएम की और पाकिस्तान का जो रोल है, जेईएम यानी जैश-ए-मोहम्मद का और जो पाकिस्तान का रोल है, वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है इस चीज में। द पुलवामा अटैक वाज फॉलोड बाय द बॉम्बिंग ऑफ अ टेरर सेंटर in Balakot in Pakistan by Indian Air Force and retaliatory air strike by Pakistan। यानी कि जो ये टेरर अटैक हुआ था पुलवामा का, उसके बाद देखो क्या चीजें हैं, वो फॉलो किस चीज के द्वारा किया गया, उसके बाद तुरंत जो है बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई, फिर जवाब में पाकिस्तान के द्वारा भी स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी। These have resulted in a breakdown of diplomatic ties and deterioration of every aspect of relations between the countries।
तो ये जो सारी चीजें हुई हैं उसकी वजह से क्या हुआ है, एक ब्रेकडाउन हो गया है पूरी तरीके से, एक खराबी आ गई है डिप्लोमेटिक टाइज के बीच में, वो डेटेरियोरेट हो गया है। ठीक है, हर पक्ष में, हर एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, हर पहलुओं में, तो चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस की बात हो, चाहे वो कल्चरल जो है रिलेशनशिप की बात हो, तो सारी तरह से जो है एक जो टाइज थी वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गई, डेटेरियोरेट हो गई हैं। ठीक है ना। बट द पुलवामा इन्वेस्टिगेशन कुड प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू initiate meaningful changes in its approach towards cross-border terror. If indeed the Imran Khan-led government is keen on reforming its deep state, यानी कि देखो कहा जा रहा है कि लेकिन पुलवामा इन्वेस्टिगेशन जो है, जिसमें कि जैश ए मोहम्मद का जो टेररिस्ट है, जो उसका सरगना है, उसका नाम आ रहा है, तो अब पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इनिशिएट करे मीनिंगफुल चेंजेस को, यानी अर्थपूर्ण परिवर्तन को इनिशिएट करे, यानी कि अपनी तरफ से शुरुआत करे। अगर वो क्रॉस बॉर्डर टेरर को क्या करना चाहता है, वो खत्म करना चाहता है, या फिर वो अगर इच्छा करता है अगर अपने डीप स्टेट को सुधार करने को लेकर। डीप स्टेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था वोकैबुलरी में कि डीप स्टेट का मतलब क्या होता है। डीप स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट जिसमें कि बिहाइंड द सीन पॉलिसीज को कोई मिलिटेंट ग्रुप हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है, पॉलिसीज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। For the Indian government, the charge sheet presents a case not just for detailing the dastardly role of Pakistan and its proxy actors in Kashmir, but to re-evaluate its strategy. इंडिया के लिए देखो, इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या चीजें हैं, जो चार्जशीट है वो ना केवल डिटेलिंग, ठीक है ना, presents a case not just for detailing the dastardly role of Pakistan. ठीक है ना। ये जो चार्जशीट है वो सिर्फ पाकिस्तान के डास्टार्डली रोल को डिटेलिंग करने के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि जो इसके प्रॉक्सी एक्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी एक्टर्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना कश्मीर में, उनको रिवैल्यूएट, उनके प्रति जो इंडिया की स्ट्रेटजी है उसको रीएवैल्यूएट करने का भी समय है। ठीक है ना। उसके बाद देखो लिखा हुआ है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लोकल कश्मीरी यूथ इन द अटैक वाज एज अ सुसाइड बॉम्बर years after militancy had waned in the valley was also warning about the alienation setting into the valley। यानी कि जो इन्वॉल्वमेंट था एक कश्मीरी यूथ का, जो कि सुसाइड बॉम्बर के रूप में आया था, उसमें वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जो है कह सकते हो कि कश्मीर वैली में मिलिटेंसी के वेन होने के बाद से धीरे धीरे कह सकते हो कि काफी ज्यादा डाउन आने के बाद से ये चीजें नए तरीके से कह सकते हो कि एलियनेशन एक सेट हो रहा है वहां पे, एक एलियनेशन, एक विलगाव की स्थिति वहां पे इंडिया के प्रति फिर से जो है ऐसा माना जा सकता है कि शुरू हो रही है। The hollowing out of Jammu Kashmir's special status, the bifurcation of the state and the demotion of J&K as union territory। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि जो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट था उसको हॉलो आउट करना, उसको छीन लेना, उसको हटा देना और राज्य का दो भागों में बांटा जाना। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का डिमोशन कर देना, यूनियन टेरिटरी के तौर पे स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी कर देना। यूनियन टेरिटरीज को आज तक जो है स्टेट किया गया था, लेकिन किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं किया गया था। तो ये चीजें हैं। द डिटेंशन ऑफ स्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, और डिटेंशन करना, नजरबंदी कर देना, बंद कर देना, जेल में कह सकते हो, स्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स को, यानी कि बहुत ही सारे पॉलिटिकल लीडर्स को वहां के, इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम एक्टर्स, जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स वहां पे थे, जैसे कि वहां पे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह ये सब थे, उनको भी क्या कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, है ना। एंड द कंटिन्यूइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू ब्रॉडबैंड इंटरनेट हैव डीपेंड द एलियनेशन, और जो लगातार जो रिस्ट्रिक्शन से ब्रॉडबैंड इंटरनेट के एक्सेस को लेके, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां पे बंद कर दी गई थी, उसकी वजह से एलियनेशन यानी अलगाव विलगाव की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, और ज्यादा डीपन हो गई है, और ज्यादा गहरी होती गई है। The prevention of terror attacks will entail not only security and diplomatic measures to isolate and destroy terror outfits such as JEM, but also addressing the roots of alienation that contribute recruits to the cause of terrorism। यानी कि देखो कहा जा रहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक है वो सिर्फ एंटेल, यानी कि वो सिर्फ इन्वॉल्व नहीं करेगा सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक मेजर्स को, ठीक है ना, यानी कि उसमें सिर्फ सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक कदम जो है वो शामिल नहीं है, जिसमें कि जेईएम जैसे आउटफिट को क्या करना है, इनको डिस्ट्रॉय करना है, उसको आइसोलेट करना है, बल्कि उसमें ये चीज भी एड्रेस किया जाना चाहिए
कि जो एलियनेशन है, जो विलगांव की, जो अलगाव की स्थिति है, ठीक है ना, जो वहां का यूथ एक तरीके से अलग कट जाता है भारत की मुख्य धारा से, उसको, उसका क्या रीजन है, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है, जिस वजह से लगातार रिक्रूटमेंट होते हैं इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल। आई होप आप सभी को एनालिसिस समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक है ना, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, सीधे सीधे अपने चलेंगे हम आज का जो हमारा क्विज है उसकी तरफ। देखो क्विज फ्रॉम द आर्टिकल यहां पे देख रहे हो आप। चलो पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे और फटाफट अब आपको बताना है बच्चे, द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, एनी पार्ट में हैव एन एरर, किसी पार्ट में एरर हो सकता है। टेल द पार्ट विच हैज एन एरर। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं आपको वो पार्ट बताना है जिसमें एरर है। फटाफट से आंसर करो जल्दी से। सेंटेंस में पढ़ देता हूं आपके लिए। मैं सेंटेंस पढ़ूंगा तो एरर शायद मिल जाएगा आपको, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, आप लोग पढ़ो। चलो फटाफट आंसर करने की कोशिश करो बच्चे, जल्दी से। जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कि आंसर क्या होगा इसका। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई, यहां पे देखो लिखा हुआ है द आइडेंटिफाई ऑफ द की परपेट्रेटर्स, यानी की परपेट्रेटर्स की पहचान के बारे में बात की जा रही है। तो आइडेंटिफाई क्यों होगा, आइडेंटिटी होगा ना। यहां पे क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिफाई नाउन तो है नहीं ना, आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पे आइडेंटिटी होगा ना। ठीक है, ऑफ द की परपेट्रेटर्स वाज नेवर इन डाउट आफ्टर द जेईएम क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली आफ्टर द अटैक इन द फेब्रुअरी। देखो मंथ के नाम क्या है कि दा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी यहां पे दा लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं लगाया जाता मंथ के नाम के पहले। ठीक है ना, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में आपका एरर है, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका ए एंड डी, यानी कि ए एंड डी में आपका एरर है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए एंड डी, जो लोग भी एरर बता रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पे देखो लिखा हुआ है अ सेंटेंस इज गिवन इन जंबल्ड फॉर्म। एक सेंटेंस दिया गया है जंबल्ड फॉर्म में, रीअरेंज करना है इसके पार्ट्स को और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बताना है, जल्दी से आंसर करो। The roles of the JM handlers in the works since 2016 and its local associates in Kashmir, the charge sheet details and how the attack was। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। जल्दी से बताओ कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा, कहां से आप स्टार्ट करोगे, कहां पे एंड करोगे सेंटेंस को। ठीक है, देख लो जल्दी से। चलो ठीक है ना, आप क्या करना भाई, आपको ये करना होता है ना बच्चे कि जो ऑप्शंस है ना उन्हीं से, कभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो ऑप्शंस है ना उन्हीं से चेक कर लिया करो। देखो क्या ये सही कुछ बन पा रहा है, देख लो। द रोल्स ऑफ द जेईएम हैंडलर्स, फिर उसके बाद सी पे अगर आओगे, एंड इट्स लोकल एसोसिएट्स इन कश्मीर, यहां तक तो ठीक लग रहा है। ठीक है ना, कि जेईएम हैंडलर्स और इसके जो लोकल एसोसिएट्स हैं कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है बी, इन वर्क सिंस 2016। ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पे इसको जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। द चार्ज शीट डिटेल्स, फिर मतलब उल्टा पुल्टा सब कुछ हो रहा है, वो सही ऑर्डर में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। दूसरा देख लो, डीएसीईबी। डीएसीईबी अगर देखें तो द चार्ज शीट डिटेल्स द रोल्स ऑफ जेईएम हैंडलर्स, यानी जो चार्ज शीट है वो डिटेल करती है किस चीज को, रोल ऑफ जेईएम हैंडलर्स को। ठीक है ना, जो रोल है जेईएम हैंडलर्स का उसको। एंड इट्स लोकल एसोसिएट्स इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में जो इसके लोकल एसोसिएट्स हैं उनको। ठीक है ना, ठीक है। एंड हाउ द अटैक, और क्या चीज बताती है, एंड हाउ द अटैक वॉज, एंड हाउ द अटैक वॉज इन वर्क सिंस 2016, और कैसे अटैक जो है इन वर्क था 2016 से, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो दूसरा ऑप्शन भाई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर जिन्होंने भी 2 किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो ठीक है, देख लेते हैं हम आगे। चूज द वर्ड अपोजिट टू एलियनेशन। एलियनेशन का अपोजिट बताना है, जल्दी से आंसर करोगे आप लोग। एलियनेशन का आपको क्या बताना है भाई, अपोजिट बताना है।
एलिनेशन का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। कौन सा होगा, फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बताओ। देखो एलिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव या बिलगाव की स्थिति, ठीक है ना। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है भाई, अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव, या पहला ऑप्शन यहां पे मिल गया आपको, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। अटैचमेंट होता है एलिनेशन का मतलब। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, बिलगाव होता है, अलगाव होता है, ठीक है। डेलिनेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं, डेलिनेशन का मतलब होता है, कह सकते हो किसी चीज को जो है डिस्क्राइब करना, ठीक है ना, या फिर इलस्ट्रेशन, चित्रण करना, हिंदी में कह सकते हो ना, चित्रण करना, इलस्ट्रेशन, ठीक है। चलो उसके बाद आपका फेलियर है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, बहुत 1 in 3 होगा नहीं, ठीक है। ओनली एंड ओनली क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट है, ठीक है ना। जिनका भी आंसर 1 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है वन और मोर देन वन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस में हैव एन एरर, एक से ज्यादा पार्ट में एरर हो सकता है या फिर एक ही पार्ट में एरर हो सकता है। चूज द एरर फ्री पार्ट, ध्यान देना है आपको, एरर फ्री पार्ट बताना है, ठीक है, जिसमें कि एरर नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से आंसर करो। दीज हैव रिजल्टेड इनटू अ ब्रेकडाउन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज एंड डेटेरियोरेशन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलेशंस अमंग द टू कंट्रीज, ठीक है। देखो जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ऑप्शन में गलती हो गई है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन बता दो, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से बता दो कि भाई हाँ इसमें इसमें एरर है, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखो लिखा हुआ दीज हैव रिजल्टेड इनटू अ ब्रेकडाउन। रिजल्टेड इनटू नहीं होता, ठीक है ना, रिजल्टेड इन होता है। एक फ्रेजल वर्ब जो होती है रिजल्टेड इन होती है, ठीक है ना, के रूप में परिणामित होना। ये चीजें क्या हुई हैं, एक ब्रेकडाउन के रूप में परिणामित हुई हैं। किस चीज के, ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज के ब्रेकडाउन के रूप में। एंड डेटेरियोरेशन यानी कि गिरावट या खराबी की स्थिति किस चीज के बारे में, ऑफ एवरी एस्पेक्ट। देखो एवरी के साथ एस्पेक्ट्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, एस्पेक्ट लिखोगे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ईच या एवरी, उनके साथ में कौन सा नाउन यूज होता है, तो सिंगुलर फॉर्म यूज होता है नाउन का, ठीक है ना। ईच या एवरी के साथ में सिंगुलर फॉर्म यूज होता है नाउन का, ठीक है ना। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलेशंस अमंग द टू कंट्रीज। देखो जब दो कंट्रीज की बात की जा रही है भाई, तो अमंग क्यों यूज होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे बिटवीन हो जाएगा। ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है ना बच्चे, लेकिन आपका एरर देखो किसमें मिला, एरर आपका मिला ए में, बी को छोड़ दो, बी में एरर नहीं है, सी में मिला और किस में मिला, डी में, सॉरी। अच्छा हाँ, यहां पे माफ कीजिएगा, यहां पे एरर फ्री पार्ट ही तो बताना था ना आपको, यहां पे एरर फ्री पार्ट बताना था आपको। चलो तो एरर फ्री पार्ट कौन सा हो गया भाई, ओनली बी जो है आपका वो एरर फ्री पार्ट हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन, वो ऑप्शन सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी ऑप्शन में, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं ही हो गया था। चलो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आपका, क्योंकि वो ही एरर फ्री पार्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। चलो देखो यहां पे लिखा हुआ भाई, देखो यहां पे लिखा हुआ है चूज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एनी एरर। आपको वो पार्ट बताना है जिसमें कोई एरर हो। फटाफट से एरर वाला ही ये भी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। कहा जा रहा है द प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स विल एंटेल्ड नॉट ओनली सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स टू आइसोलेट एंड डिस्ट्रॉय द टेरर आउटफिट सच एज जेईएम, आल्सो एड्रेसिंग द रूट्स ऑफ एलिनेशन दैट कंट्रीब्यूट्स रिक्रूट्स टू द कॉज ऑफ टेररिज्म। जल्दी से आंसर करो, फटाफट से 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर करो, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूं भाई, चलिए मैं देख लेता हूं कि आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। यहां पे देखो कहा जा रहा है, सेंटेंस को पढ़ो पहले, ठीक है ना, उसके बाद ऑप्शंस की तरफ जाओ। यहां पे देखो कहा जा रहा है सेंटेंस, देखो आपको क्या करना होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है। देखो आपको एक बार सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस में अगर आपको मान लो कि एरर समझ में आ गया, ठीक है ना, मान लो सारे एरर नहीं समझ में, आपको दो ही
एरर समझ में आया। अब ऑप्शन की तरफ जाओ कि कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में देने की जरूरत होती है, ये स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स विल एंटेल्ड। अब देखो विल के साथ यूज हुआ है ना, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ईडी यहां से हटा दो, विल एंटेल, ठीक है ना। यानी पार्ट ए में क्या मिल गया आपको, एरर मिल गया, ठीक है। नॉट ओनली सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स टू आइसोलेट एंड डिस्ट्रॉय, वो क्या चीज है, ना सिर्फ डिप्लोमेटिक मेजर्स इंक्लूड कर रही है, एंटेल कर रही है अपने अंदर, ठीक है, डिप्लोमेटिक मेजर्स टू आइसोलेट एंड डिस्ट्रॉय, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सही है। द टेरर आउटफिट सच एज जेईएम, टेरर आउटफिट जैसे कि जेईएम, ऑल्सो एड्रेसिंग द रूट्स ऑफ एलियनेशन। देखो नॉट ओनली जो होता है ना, नॉट ओनली है, इसके साथ इसका जो को रिलेटिव होता है ना, उसका जो रिश्तेदार होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है बट ऑल्सो। एक चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है ना, नॉट ओनली का रिश्तेदार कौन, बट ऑल्सो, ठीक है। हाँ, तो बट ऑल्सो एड्रेसिंग द रूट्स ऑफ एलियनेशन, ठीक है, यानी कि आपको किस पार्ट में, सी में भी एरर मिल गया। दैट कंट्रीब्यूट्स, अब देखो कंट्रीब्यूट्स यहां पे जो वर्ब देख रहे हो ना, ईएस यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस कब यूज करते हैं, जब सिंगुलर हो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। तो वो क्या करती है, यहां पे क्या करना है, एड्रेसिंग द रूट्स ऑफ एलियनेशन, किसको एड्रेस करना है भाई, रूट्स ऑफ एलियनेशन, जो कि क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। ये जो रूट्स है ना एलियनेशन की, वो क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। अब बताओ रूट्स के लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे या प्लूरल वर्ब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे, ठीक है ना, तो एस हटा देना यहां से, ठीक है। बट ऑल्सो एड्रेसिंग द रूट्स ऑफ एलियनेशन दैट कंट्रीब्यूट रिक्रूट्स टू द कॉज ऑफ टेररिज्म। तो यानी आपका कौन कौन सा पार्ट में एरर हो गया, ए, सी एंड डी में एरर हो गया, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने भी आंसर किया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें। देखो यहां पे बच्चे लिखा हुआ है टेल द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंग्स रिटन अगेंस्ट ईच ऑफ द गिवन वर्ड। जो ईच ऑफ द गिवन वर्ड है, गिवन वर्ड्स जो भी हैं उनके सामने उनकी मीनिंग लिखी गई है, जो कि इनकरेक्ट फॉर्मेट में लिखी गई है, ठीक है, इनकरेक्ट फॉर्मेट में लिखी गई है। और सॉरी, सबका इनकरेक्ट नहीं है, कोई ना कोई है जो इनकरेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से बताओ। डिटेंशन, ब्रेकडाउन, एलियनेशन, बाइफर्केशन, पेंस टेकिंग, ठीक है ना, इन सब की मीनिंग आगे लिखी हुई है और आपको बताना है कि कहां पे जो है वो गलत मीनिंग लिखी गई है इसके सामने, ठीक है ना। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होते हैं ना क्वेश्चंस, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये। देखो डिटेंशन, सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूं अब, ठीक है। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ कीपिंग अ पर्सन इन जेल, किसी पर्सन को जेल में रखने का एक्ट जो होता है डिटेंशन कहते हैं, नजरबंदी या जेल में रखना एक ही चीज है, ठीक है ना। चलो दूसरा आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टोटल फेलियर होता है, द ब्रेक डाउन और एंड ऑफ समथिंग, ठीक है ये। एलियनेशन का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ हैविंग नो कनेक्शन विद द पीपल अराउंड यू, यानी कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ कोई भी कनेक्शन ना होने की जो फीलिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, एलियनेशन कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। बाइफर्केशन का मतलब देखो यहां पे लिखा हुआ है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ये गलत है, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होता, बल्कि इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स होता है इसका मतलब, ठीक है। अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो यहां पे आप देख रहे हो ना फ्रेज, इसको हम कह सकते हैं एक सेकंड, इसके लिए वर्ड याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है मैं बता दूंगा, हाँ ऑब्फस्केशन कहते हैं इसको, ठीक है ना, ऑब्फस्केशन, इसको हम कह सकते हैं ऑब्फस्केशन, ठीक है, जहां पे ग्रेट कंफ्यूजन की स्थिति हो, समझ में ना आए कि कुछ भी चीज, ठीक है। देखो यहां पे पेंस टेकिंग जो है, पेंस टेकिंग का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्विंग अ ग्रेट हार्ड वर्क, यानी जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत हो, तो ये बिल्कुल सही है।
तो बाइफर्केशन यानी कि ये जो आप वाला ऑप्शन था ना आपका, ये गलत था। ऑप्शन 4 जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है भाई। चलो यहां पे आपको बताना है वर्ड जो है सिमिलर है किसके, बैटर्ड के। बैटर्ड के सिमिलर जो वर्ड है वो आपको बताना है, जल्दी से आंसर करोगे बच्चे। बैटर्ड के सिमिलर जो वर्ड है वो आपको बताना है, फटाफट से आंसर करिए। जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई। चलिए ये देख लीजिए, बैटर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूं। बैटर्ड अभी मैंने वोकैबुलरी में डिस्कस किया था, जिसका मीनिंग देखो। शैटर्ड क्या होता है, शैटर्ड मतलब पूरी तरीके से जो है छत विछत या टूटा फूटा, ठीक है। ब्रोकन का मतलब भी कुछ वैसा ही होता है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। तो शैटर्ड और ब्रोकन ये दोनों जो है ना वो सिमिलर मीनिंग रखते हैं बैटर्ड के साथ, ठीक है। बैटर्ड से सिमिलर मीनिंग रखते हैं, यानी बोथ 1 और 2 यहां पे आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 5 के साथ जो लोग भी जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ऑफ अ प्लेस टू स्ट्रेटेजाइज द एक्शन, स्ट्रेटेजाइज द अटैक और प्लान इज कॉल्ड, ठीक है। देखो क्या कहा जाता है, मिलिट्री ऑब्जर्वेशन होती है जो किसी प्लेस की स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, अटैक को या फिर प्लान को अपने जो है वो रन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या हम रेनेसांस कहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं क्या हम उसे, या फिर क्या हम उसे रिकॉनेसेंस कहते हैं, या फिर हम उसे रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या फिर ऊपर जो लिखे हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। आपको बताना है जल्दी से आंसर। चलो फटाफट से आंसर बता दो बच्चे। चलिए बिल्कुल मैं आंसर बता देता हूं इसका। चलिए रेनेसेंस वर्ड आपने सुना होगा ना, हिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी ना, तो यूरोप में रेनेसेंस वर्ड, यूरोप की हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो रेनेसेंस वर्ड एक आता है। रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण। हिंदी में आपने सुना होगा, या फिर इंग्लिश के जो बच्चे होंगे उन्होंने रेनेसेंस वर्ड तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो रिवाइवल, ठीक है। रिवाइवल या फिर क्या होता है, रीअवेकनिंग कह सकते हो, ठीक है ना। रीअवेकनिंग, पुनर्जागरण, है ना। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है कि सुलह हो जाना या एग्रीमेंट हो जाना, समझौता हो जाना, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं, ठीक। रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है, मिलिट्री ऑब्जर्वेशन होता है। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब पुनर्संगठन, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। ऑप्शन 3 के साथ जो लोग भी जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, देखो ध्यान से समझना है, सम पार्ट्स जो है इस सेंटेंस के उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करना है उन पार्ट्स को और उनको इंप्रूव करना है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, फटाफट से आंसर करो। 20 सेकंड आपके पास है, जल्दी से आंसर कर दो। यहां पे आपको क्या, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना आपको यहां पे एक बार पूरा पढ़ लो सेंटेंस को, फिर आप ऑप्शंस देखो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। और वो भी बिल्कुल सही क्रम के साथ ऑप्शंस को देखना है। जैसे यहाँ पे ईयर एंड हाफ लिखा हुआ है ना, तो उसको यहाँ पे पढ़ो, फिर यहाँ पे पढ़ो, देखो कि कौन सा जो है उसमें से मैच नहीं कर रहा है, क्या गड़बड़ी है, वो मिलाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए हम आंसर बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पे सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर एंड हाफ आफ्टर द डास्टार्डली टेरर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, देख लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। ईयर एंड हाफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ईयर एंड हाफ, देखो हाफ के साथ कभी भी हम जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल हाफ यूज करते हैं, ठीक है। और एक और चीज जान लो हाफ के बारे में, ठीक है। हाफ या क्वार्टर के साथ ए यूज करते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन अगर ये सिर्फ अकेले आया हो ना, अगर हाफ जो है अकेले आया हो, जैसे कि अ ईयर यहां पे लिखा हुआ है उसके साथ हाफ है, तो यहां पे ईयर एंड हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आधा साल बताना है तो क्या होगा भाई, वहां पे हम लिखते हैं हाफ अ ईयर, ठीक है ना। ये चीज समझ जाओ, हाफ अगर अकेले आया है तो इसके बाद आर्टिकल यूज होता है, अगर किसी और संख्या के साथ आया है तो इसके पहले यूज होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो ये आपका यहां पे सुधार करने की जरूरत है ना।
द लीडर, फिर आगे बढ़ जाओ, ऑन अ सीआरपीएफ कॉन्वॉय इन पुलवामा दैट किल्ड 40 पर्सनल। 40 यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ 40 पर्सनल। पर्सनल का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, निजी। लेकिन क्या 40 निजी लोगों को मारा? नहीं, बल्कि 40 पर्सनल जो वहां पे थे, जो कर्मचारी थे। पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो आर्मी के जो कर्मचारी होते हैं उनको कहा जाता है पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल को मारा उन्होंने, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 2 और 3 दोनों को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। द लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप, आगे देख लेते हैं। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज फाइल्ड अ चार्जशीट अगेंस्ट 19 पीपल इंक्लूडिंग मसूद अजहर, द लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप। यहां पे तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही ना, द लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलो, तो यानी कि आपका 2 और 3 दोनों पार्ट में एरर था, 2 और 3 दोनों ही पार्ट में आपका एरर था, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन आपका चला जाएगा, बोथ 2 एंड 3। जिन्होंने भी आंसर 4 किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो, तो ये था बच्चे आज का सेशन हमारा। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जो है शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे रोज हम ऐसे ही, रोज एक फ्रूटफुल, एक प्रोडक्टिव सेशन के साथ।